नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतानी की तरफ से संचालित ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में सामंतवाद के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की एक प्रमुख विशेषता थी। इसने वहाँ की समाज राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। सामंतवाद मुख्यतः भूमि वितरण पर आधारित एक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसका यूरोप में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से 13वीं शताब्दी के अंत तक विकास हुआ। सामंतवाद पुनर्जागरण काल एवं राष्ट्रीयता पर आधारित राज्यों के उदय तक बनी रही। इस प्रणाली का प्रचलन मध्यकाल में ही हुआ। सामंतवाद किसी निश्चित तिथि को लेकर प्रारंभ नहीं हुआ और न ही किसी निश्चित तिथि को ये समाप्त हुआ, बल्कि इसका उदय धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ तथा इसकी रूपरेखा भी बहुत दिनों बाद स्पष्ट हुई। सामंत प्रथा का विकास किसी एक शासक अथवा व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि यह मध्यकालीन यूरोप की एक विशिष्ट युग की विशिष्ट अभिव्यक्ति थी। सामंतवाद तत्कालीन यूरोप के युग की अभिव्यक्ति थी, अर्थात इसका उदय वहाँ की परिस्थितियों में निहित था। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का अवसान हो गया, पतन हो गया। ट्यूटन जातियों के आक्रमण के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तथा उसकी जगह छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों के शासक परस्पर संघर्षरत रहते थे, जिससे वहाँ के जनसाधारण एवं जागीरदारों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। चारों तरफ असुरक्षा के वातावरण में आक्रमणकारियों की बाढ़ से अराजकता फैल गई और जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसलिए सुरक्षा की परम आवश्यकता के कारण सामंतवाद का उदय हुआ। जहाँ तक सामंतवाद के उदय के संबंध में विभिन्न धारणाओं का प्रश्न है, इसके बारे में 3 धारणाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं: ब्रूनर की अवधारणा, पिरेन की अवधारणा तथा मार्क ब्लॉस की अवधारणा। जहाँ तक ब्रूनर की अवधारणा का प्रश्न है, उन्होंने सामंतवाद के उदय का मूल घोड़ों से बताया है। ब्रूनर एक जर्मन इतिहासकार थे। उनके अनुसार 730 ईस्वी में पेरिस के निकट अरब आक्रमणकारियों को हराने के बाद फ्रांस के सम्राट चार्ल्स मॉर्टल अरब आक्रमणकारियों का पीछा नहीं कर पाए, क्योंकि वे तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। ऐसी परिस्थितियों में चार्ल्स मॉर्टल ने अपनी सेना में घुड़सवार दस्ते के गठन के लिए संसाधन जुटाने प्रारंभ किए। उसने ऐसी संस्थाओं, जिसमें चर्च भी शामिल थी, उससे भूमि ले ली तथा चार्ल्स मॉर्टल ने वेतन के स्थान पर सैनिकों को भूमि देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार ब्रूनर के मत में सामंतवाद का उदय हुआ। यद्यपि इसके साथ साथ अन्य कारणों को भी इसका सामंतवाद के उदय का कारण माना जाता है। बेल्जियम के इतिहासकार हेनरी पिरेन ने सामंतवाद के उदय के लिए आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार यूरोप की शहरी अर्थव्यवस्था का आधार दूर के देशों से किए जाने वाला व्यापार था। 7वीं और 8वीं सदी के अंत में अरबों ने भूमध्य सागर के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण करके यूरोप के शानदार व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके फलस्वरूप
यूरोपीय अर्थव्यवस्था स्थानीय व्यापार और ग्रामीण संसाधनों पर आश्रित होकर रह गई। 11वीं शताब्दी के धर्म युद्धों में, जो कि जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए ईसाइयों व मुसलमानों के मध्य हुए थे, ईसाइयों ने अरबों को जिब्राल्टर और सार्डिनिया से खदेड़ दिया तथा इसके परिणाम स्वरूप सुदूर क्षेत्रों से व्यापार शुरू हो गया तथा यूरोपीय अर्थव्यवस्था का शहरी रूप पुनः लौट आया। इसके साथ ही सामंतवाद का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार हेनरी पिरेन ने सामंतवाद और व्यापार के मध्य दोहरे विभाजन को दर्शाया है। तीसरी अवधारणा मार्क ब्लॉक की है, जो कि फ्रांस के इतिहासकार थे। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों या तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसको सामंतवाद के लिए उदय के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार 5वीं शताब्दी में यूरोप पर जर्मन कबाइलियों के निरंतर आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात अरबों के आक्रमण प्रारंभ हुए। उसके पश्चात हंगरी के मंगियारों और स्कैंडिनेवियनों अर्थात डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड क्षेत्र के लोगों के आक्रमण प्रारंभ हुए। इन लगातार आक्रमणों से पश्चिमी यूरोप में विशेष रूप से लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई तथा वहां अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। पश्चिमी यूरोप का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा और आजीविका की तलाश में लग गया, जिसके कारण परस्पर निर्भरता के संबंधों का सूत्रपात हुआ। इस असुरक्षा के वातावरण में कृषकों ने अपनी भूमि व संसाधन स्थानीय जमींदार को सौंप दिए और इसके बदले में जमींदारों ने उन्हें सुरक्षा व आजीविका प्रदान करने का वचन दिया। इस प्रक्रिया में राजा व कृषक के अतिरिक्त हर एक व्यक्ति किसी न किसी के अधीन हो गया। राजा किसी के अधीन नहीं था और कृषक किसी का स्वामी नहीं था। इस प्रकार सामंतवाद के उदय की विभिन्न धारणाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम सामंतवाद का व्यवस्था क्या थी इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सामंतवाद यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, अर्थात एक व्यवस्था थी। यूरोप के इतिहास का मध्यकाल सामंतवादी व्यवस्था का युग माना जाता है। जहाँ तक सामंतवाद के अर्थ का प्रश्न है, राजा द्वारा जो जागीर धनी सरदार को दी जाती थी उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। फ्यूड शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। धनी सरदार सामंत या जागीरदार कहलाने लगे। इनके अधीन छोटे छोटे जमींदार और उनके नीचे किसान तथा अंत में भूमिहीन अर्थदास होते थे, जिन्हें सर्फ, विलेन, बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। इस प्रकार राजा से लेकर अर्थदास तक संबंधों की एक कड़ी बनी जिसका आधार भूमि थी। इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति सामंत था। जैसे कि मान लो ये राजा है, इसके नीचे बड़े सामंत होते थे, उनके नीचे छोटे सामंत होते थे तथा अंत में शासक होते थे। इस प्रकार ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते थे। सामंतवादी व्यवस्था में शक्ति का प्रमुख केंद्र सामंत होते थे। वे अपनी जागीर में एक राजा की तरह रहते थे और सेना रखते थे। प्राय राजा सामंतों की सेना पर निर्भर रहता था। सामंतों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि था। सामंतवाद का स्वरूप। सामंतवाद के 3 प्रमुख लक्षण थे: जागीर, संरक्षण और संप्रभुता। जागीर का मतलब है साधारण भूमि, वह भूमि जो शासक द्वारा जागीरदार को दी जाती थी तथा जागीरदार द्वारा अपने अधीनस्थ छोटे सामंतों को और सामंतों द्वारा
साधारण कृषकों को दी जाती थी। संरक्षण का तात्पर्य है भूमि दाता अर्थात जागीरदार और भूमि पाने वाले अर्थात किसान के मध्य निकट संबंध। और संप्रभुता का अर्थ है अपने क्षेत्र में भूस्वामी का अर्थात जागीरदार का किसान पर पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां तक सामंतवादी शासन व्यवस्था का संबंध है, इस व्यवस्था के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से राजा उच्चतम स्तर पर होता था तथा उस राजा को सामंतों के द्वारा सैनिक सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अलावा सामंत राज्यसभा में राजा को परामर्श देते तथा उसके शासन कार्यों में सहायता करते थे। अपने अपने क्षेत्र में सामंत एक राजा की तरह कार्य करते थे। सामंती व्यवस्था का स्वरूप एक पिरामिड के समान था। जैसे कि यदि हम इसको समझें कि यहाँ पर राजा, उसके नीचे छोटे सामंत और उसके नीचे किसान, ये 3 लेवल हो गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे दयनीय स्थिति किसानों की थी तथा राजा सबसे सर्वोच्च शिखर पर था। सामंत जहाँ सैद्धांतिक रूप से राजा के अधीन थे, वहीं सामंतों के अधीन किसान होते थे। सामंतवाद का आर्थिक रूप। व्यक्ति का समाज में महत्व उसकी भूमि के अनुपात पर निर्भर करता था। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा भूमि होती थी उसका समाज में अधिक महत्व होता था, जिसके पास कम भूमि होती थी उसका समाज में कम महत्व होता था। इस भूमि के अनुपात में ही उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते थे तथा इसी अनुपात में उसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी पड़ती थी। इस भूमि पर जागीरदार को वंशानुगत अधिकार प्राप्त होते थे, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इस भूमि पर उसका अधिकार बना रहता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ग सेवा करता था अर्थात किसान, और दूसरा वर्ग उसकी रक्षा का भार वहन करता था अर्थात जागीरदार। इस प्रकार दोनों में परस्पर संबंध बना रहता था। इस व्यवस्था में सबसे दयनीय स्थिति किसानों की होती थी, जिन्हें सर्फ अथवा विलेन कहा जाता था। उनके परिवार पर, संपत्ति पर जागीरदार का पूर्ण नियंत्रण होता था। किसानों में भी सर्वाधिक दयनीय स्थिति बंधुआ मजदूरों की होती थी। इसके अलावा किसानों पर सामंत का इतना नियंत्रण होता था कि मेनार अर्थात जागीर का जब कभी हस्तांतरण होता था तो कृषिदास का भी उसके साथ साथ हस्तांतरण हो जाता था। आज के इस वीडियो में हम इतने अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम सामंतवाद के यूरोप में पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।